गुड आफ्टरनून टू ऑल। आज हम शुरू करने से पहले थोड़ा सा ना कुछ बातें आपको मैं बता देता हूँ, उनका आपको जो है थोड़ा सा ध्यान रखो, है ना। पहली चीज तो ये है कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है ना उसको थोड़ा प्रैक्टिस करा करो। जैसे कल एक का फोन आया था, तो वो मुझसे पूछ रहे थे, सर इसमें ये करा सकते हैं क्या, ये क्यों करा रहे हैं, वो वाला आसन हम क्यों करा रहे हैं, है ना, वो एक्सरसाइज हम क्यों करा रहे हैं। तो उसके लिए मैं एक ही बात बोलूंगा पहले, कि जो आपको आसन बता रहा हूँ ना उसको आप पहले प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करके फील करो। जब तक आप फील नहीं करोगे तब तक आप ना उसके इफेक्ट्स और बेनिफिट्स को जो है समझ नहीं पाओगे। और उन इफेक्ट्स और बेनिफिट्स को समझना है तो इम्पोर्टेंट है कि आप जो है प्रैक्टिस करो और उसको महसूस करो, है ना। क्योंकि योग और योग थेरेपी, इट्स ऑल अबाउट द प्रैक्टिकल। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में केवल हम एक कहानी जैसे उसको सुन सकते हैं कि सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि अच्छा ये बीमारी है, इसके ये लक्षण हैं, ये कारण है। लेकिन जब हम अप्लाई करते हैं, अप्लाई मतलब एप्लीकेशंस पे काम करना। जब हम एप्लीकेशन कौन है इसमें, पेशेंट है। जब हम पेशेंट पे वर्क करते हैं, उसको डिसीज के अकॉर्डिंग जब हम कराना शुरू करते हैं ना, तब हमें रियलाइजेशन होता है यार ये तो कराना कितना मुश्किल है। जैसे आप में से कई बच्चे जो है कोर्स करे हुए भी हैं, कई लोग मेरे से सीखे हुए भी हैं, तो उनको मालूम है जब हम पेशेंट पे अप्लाई करते हैं तब बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो हो जाता है। और जब आप जो है अ, एक स्टोरी फॉर्म में या प्रेजेंटेशन फॉर्म में किसी भी चीज को सुनते हो, तो एक अलग लगता है कि यार ये तो बहुत ही ज्यादा इजी है, ये तो हम करवा सकते हैं और खुद भी कर सकते हैं और इसको तो चुटकियों में हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। थेरेपी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप प्रैक्टिस सबसे ज्यादा करो। प्रैक्टिस खुद करो, पेशेंट्स पे करो, और उसके जो रिजल्ट्स आते हैं ना, आप उन रिजल्ट्स को नोट डाउन करा करो कि किस जगह खिंचाव महसूस हो रहा है, किस जगह आपको जो है दबाव महसूस हो रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग जब आप काम करोगे ना, तो आपको अच्छे से पेशेंट्स पे रिजल्ट्स मिलना जो है शुरू होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये बोल रहा हूँ कि अ, आपकी ना डेली की अटेंडेंस जो है मेरे पास रिकॉर्ड होती है, क्योंकि इसमें एक डेटा शीट है। जैसे ही क्लास ओवर होती है तो डेटा शीट जो है एक अपलोड हो जाती है। तो डेटा शीट में ना अटेंडेंस आती है अराउंड 45 से 50 के बीच में डेली। तो आप लोगों को यही कहूंगा कि अटेंडेंस आप रेगुलर रखें। रेगुलर नहीं रख पा रहे हो या आपको कोई काम या कोई इमरजेंसी आ जाती है क्लास के दौरान, तो आप इन अपलोडेड वीडियोस को आप वॉच करो और उसमें जो है रिप्लाई करो, ताकि मुझे एश्योरेंस रहे कि आप लोग अटेंड कर रहे हो। क्योंकि अटेंडेंस की बेसिस पे ही आपको सर्टिफिकेट्स जो है इशू करूंगा। जो रेगुलर आ रहे हैं उनको मिलेगा, नहीं आ रहे हैं उनको नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है। तो इसीलिए आप लोग जो है रेगुलर अटेंड करें। यहाँ नहीं आप अटेंड कर पा रहे हो कि इसकी तो डेटा शीट, एक्सेल शीट आ जाती है क्लास की जस्ट बाद, क्योंकि पेड वर्जन में ये फैसिलिटी बहुत अच्छी है। और जो लोग नहीं कर पा रहे हैं वो लोग यूट्यूब पे उसको जो है वॉच करें, और ना कमेंट सेक्शन में जो है आप उसमें डाल दिया करें आपका नाम लिखकर, ताकि मुझे तो पता रहे, है ना, ताकि हम और हमारी टीम जब उसको एग्जामिन करे तो एटलीस्ट किसी का नुकसान जो है नहीं हो। क्योंकि ग्रुप में जो ऐड है इट इज अराउंड 100 से ज्यादा लोग ऐड है ना। 100 से ज्यादा लोग ऐड हैं तो हमें उनके रिजल्ट्स मिलने चाहिए। जो लोग नहीं कर रहे हैं और अगर हम उनको भी इशू करेंगे ये तो कोई मतलब ही नहीं होता। इसीलिए जो लोग रेगुलर कर रहे हैं आप यहाँ करो या यूट्यूब पे करो। एटलीस्ट मैं कमेंट वाला हमारा पहले दिन जो है बटन चल नहीं रहा था, लेकिन हमने कमेंट वाला भी अब ओपन हो गया है। आप उसमें कमेंट कर सकते हो, कोई क्वेरी हो इस क्लास में या जब आप बाद में पढ़ते हो तब कोई क्वेरी हो, तो आप ना उस वीडियो के नीचे आप कमेंट जो है मेंशन करें। तो क्या है कि हम उस चीज को रेक्टिफाई कर सकते हैं और आपको जो है बता सकते हैं कि हाँ भैया हम इसको क्या इम्प्रूवमेंट के साथ आपको नया वीडियो जो है बनाए या नई चीजें जो है लेके आए, तो उसमें जो है हम इंक्लूड कर सकते हैं। अब देखिए आज का जो टॉपिक है वो कल के टॉपिक से रिलेटेड है, ठीक है। कल के टॉपिक से रिलेटेड है मतलब इसका क्या है कि कल मैंने आपको बताया था कि कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है हमें करनी चाहिए।
ठीक है, और वो बेस्ट प्रैक्टिसेस कितनी करनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज है कि क्या प्रिकॉशंस आप पेशेंट्स को बताओ कि घर में कमर दर्द अगर होता है तो क्या प्रिकॉशंस जो है वो फॉलो कर सकते हैं, किस तरह पिलो लगाना चाहिए, किस तरह लेटना चाहिए, है ना। तो ये कुछ प्रिकॉशनरी चीजें हैं जो बहुत ही ज्यादा बेनिफिट देंगी आपको पेशेंट्स को बताने में, है ना। क्या होता है कि पेशेंट हमेशा आपसे पूछेंगे, सर हमें तो आप ये बताइए कि आपने तो हमें करा दिया आधा घंटा, है ना, अब इसके बाद हम दिन भर क्या प्रिकॉशंस को फॉलो करें जिससे कि रिकवरी जो है जल्दी से जल्दी हो। तो ये जो वीडियो है आज का, इट इज रिलेटेड टू द प्रिकॉशनरी, कैसे बैठना है, कैसे गाड़ी चलाना है, कैसे लिखना है, कैसे सामान उठाना है। तो इन सभी प्रिकॉशंस के ऊपर हाउ टू कीप आवर पोस्चर हेल्थी, तो जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल हो, ठीक है। तो इसमें हम पोस्चर रिलेटेड चीजें देखेंगे, और ये जो आज का वीडियो है ये सभी तरह की डिफॉर्मिटीज में लागू होता है। इसीलिए इसको थोड़ा सा इंटरैक्टिव बनाने का मेन कारण यही था कि आप बल्ज हो, हर्निएशन हो, प्रोड्यूसिंग रिड्यूसिंग कोई भी कंडीशन हो, इन सभी कंडीशंस में आप सेम प्रिकॉशंस जो हैं रिकमेंड कर सकते हैं पेशेंट को कि आप ये चीजें करें। क्या होता है कि जब आप पेशेंट्स को बताओगे ना कि आप प्रिकॉशंस फॉलो करने चाहिए, तो पेशेंट क्या करते हैं कि यार अच्छा चलो ये बहुत अच्छा है कि सर ने बता दिया, अब हम इनको फॉलो करेंगे। क्योंकि क्या होता है, छोटी छोटी जो चीजें जो होती हैं अगर उनको फॉलो करना शुरू करते हैं तो उससे क्या होता है, मेजर से मेजर पेन को हील करने में बहुत ज्यादा आसानी जो है होती है। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है बेस्ट प्रैक्टिसेस, है ना। बेस्ट प्रैक्टिसेस परफॉर्म ड्यूरिंग, मैंने बल्ज और हर्निएटेड लिखा है लेकिन ऑल टाइप ऑफ स्पाइन डिसीजेस कह सकते हो, है ना। और ये बेस्ट प्रैक्टिसेस किसके लिए हैं, पेशेंट के लिए हैं, ठीक है। चलिए मैं आपके साथ अब पीपीटी शेयर करता हूँ। अब देखिए ये है हमारी बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो टॉपिक ये है बेस्ट प्रैक्टिसेस परफॉर्म ड्यूरिंग बल्ज एंड हर्निएटेड डिस्क। तो कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस है, कल क्वेश्चन पूछा था माधुरी जी ने कि सर इसमें गर्दन में जब हम सो के उठते हैं अगर सर्वाइकल का पेन हो तो कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। कल माधव जी ने पूछा था कि कोल्ड एंड वार्म फर्मेंटेशन क्यों करना चाहिए, है ना। कल मैं आपको बता भी रहा था कि पिलो कैसे जो है यूज करना चाहिए। तो ये क्या प्रैक्टिसेस रोल ये प्ले करते हैं कि आप किस तरह से घर में ही कुछ घरेलू नुस्खे या प्रिकॉशंस को आप सही से फॉलो करो, तो जिससे लोअर बैक पेन हो या सर्वाइकल का हो या थोरेसिक पेन हो, उन सभी में जो है लाभ मिले। या कभी एकदम से पेन ट्रिगर हो जाए तो कौन सी हम प्रैक्टिसेस करें जो कि हेल्पफुल होती हैं, है ना, रेदर देन दी आसन्स। तो पहली चीज है कि मैं इसमें आपको बताऊंगा कि जैसे कभी पेन हो रहा है तो किस तरह जमीन पर लेटना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति सीधा, अगर जैसे पहली वाली स्लाइड में आप देखिए, अगर सीधा अगर लेटेगा तो सीधा लेटने में कमर के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आता है, या तो कर्व जो था, है ना, कर्व बढ़ गया है या कर्व जो है स्ट्रेट हो गया है। दो कंडीशंस जो है हुई हैं, इन दोनों ही कंडीशंस में पेन जो है काफी होगा। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, जब भी पैरों को फोल्ड करके आप लेटोगे, है ना, किस तरीके से फोल्ड करना है, दोनों पैरों में गैप रहेंगे और इस पोजीशन में जो है आप रोक के रखो और आप ऐसे लेट जाओ, कैसा भी क्रॉनिक पेन हो रहा हो, ठीक है। अगर आप सिंपल इस पोजीशन में अगर आप आ गए तो पेन फील होना जो है बंद हो जाएगा, एकदम से आराम जो है मिलता है। सिंपल पोजीशन है। इसमें क्या होता है कि जब आप पैर फोल्ड करके लेके आते हो ना, जब पैर सीधे रहते हैं, इसमें देखो पैर सीधे हैं तो खिंचाव आ रहा है लंबर रीजन में, लेकिन जैसे ही आप पैर फोल्ड करके लेके आते हो तो लोअर बैक जो है
फ्री हो जाती है। तो आप आपके पेशेंट्स पे ट्राई करके देखना ये चीज कि जब आप दर्द हो रहा है, केवल आप उनको सिंपल पैर फोल्ड करके अगर आप लेटा दोगे ना, तो उनको जो है काफी ज्यादा बेनिफिट होगा। 1 मिनट जरा, है ना, मैं थोड़ा सा। अब इसके बाद जो है, अब देखिए कई लोग क्या करते हैं कि इस तरीके से आप ज्यादा देर तो बैठ नहीं पाओगे, है ना, पैर फोल्ड करके। तो उसको हमने थोड़ा सा मॉडिफाई करो कि इसमें जो है आप पैर फोल्ड करके जो है लेके आओ। ये सेम वीडियो आ गया एक्चुअली। देखिए इसमें पिलो कैसे लगाना है, ये इंपॉर्टेंट है। पिलो किस तरह लगाना है, घुटनों के नीचे आप नॉर्मल तकिया लगाओ। चलो यहाँ पे तो क्या है, जब वीडियो हमने शूट करा तो हमारे पास पिलो की अवेलेबिलिटी नहीं थी, लेकिन इसमें आप जो है नॉर्मल रोल वाला तकिया हो या अपना ट्राइंगुलर रेक्टेंगुलर शेप का अगर तकिया हो, उन दोनों ही तकियों को आप रख करके पैर सीधे करिए। तो इस पोजीशन में भी कमर में दर्द नहीं होता। आप कभी क्रॉनिक पेन अगर हो रहा है ना किसी को, बल्ज हो, लंबर हो, सciatica का हो, सर्वाइकल का हो, अब इस तरह से लेटा दीजिए। स्पेशली ज्यादा से ज्यादा फायदा करेगा आपके थोरेसिक और कमर वाले पेन में, बहुत ज्यादा कमर वाले दर्द में बहुत ज्यादा करता है। और इसमें एक और बेनिफिट ज्यादा मिलता है कि जब साइटिका का जब पेन होता है ना, और जब हम पैर सीधे रखते हैं, पैरों को आप सीधा रखोगे साइटिका वाले पेन में, तो कई बार क्या होता है कि पैर सीधे नहीं रख पाते, है ना, क्योंकि वहां के जो नर्व्स हो गए हैं, साइटिका नर्व्स, उसके उसमें कम ब्लड सर्कुलेशन होने के कारण आपके पूरे पैरों के जो मसल्स होते हैं वीक हो जाते हैं, तो हल्का सा घुटना मुड़ा हुआ रहता है। तो ऐसे पेशेंट्स को अगर आप इस पोजीशन में आप रखोगे, है ना, तो आप ऐसे अप्लाई करो पिलो, तो ये जो पोजीशन जो होती है बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। देखिए दोनों ही पोजीशन है ये, लेकिन इस तरह आप खुद से ज्यादा देर नहीं बैठ पाते हो या लेट पाते हो। तो ये क्या है, ये 45 डिग्री है, ये थोड़ा सा बढ़ गया 135 डिग्री। तो ये जो एंगल है ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। तो आप पेशेंट्स को रिकमेंड करो, सजेस्ट करो कि किस तरह से वो जो है आप लेटें, तो ये बेनिफिशियल है। एक्सरसाइज के अलावा आप उनको जो है ये गाइड कर सकते हो। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है कि कई बार पेट के बल कैसे लेटना चाहिए। पेट के बल जब भी लेटे हैं, तो जो रेक्टेंगुलर तकिया जो रहता है ना, रेक्टेंगुलर तकिया, उस तकिए को नेवल रीजन के नीचे रखना चाहिए। ये आपका, है ना, ये नेवल रीजन बीच में आना चाहिए पिलो के। तो उसके आने से क्या होता है कि आपका जो ये बैक है, यहाँ लंबर रीजन, ये लंबर रीजन जो है फ्री हो जाता है ना, और यहाँ पे प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन होने लग जाता है। अगर किसी को पेन है, या आप एक्सरसाइज कराने के बाद अगर 5 मिनट, 3 मिनट इस पोजीशन में अगर आप लेटा दोगे, तो पेशेंट को जो है बहुत ज्यादा पेन रिलीफ रहता है। इससे होता क्या है कि लंबर रीजन जो है बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है, और यहाँ पे किसी भी तरह का दबाव नहीं रहता नर्व्स के ऊपर। और जो हमारे वर्टिब्रास जो होते हैं, है ना, जो हल्का सा प्रेशर वगैरह आ रहा है, तो वो भी नॉर्मल फॉर्म में जो है आ जाता है। ठीक है, तो एक ये पोजीशन है, इस पोजीशन में भी लेट सकते हैं। देखिए इसमें ध्यान ही रखना है, पैरों में थोड़ा सा गैप रख सकते हैं, है ना, और हाथों को फोल्ड करके चिन को ऊपर रखना है ना, कभी ऐसे नीचे नहीं करना। नीचे करोगे तो क्या होगा, तो ये खिंचाव आना शुरू हो जाएगा, खिंचाव ना आए इसीलिए हाथों को फोल्ड करके चिन को रखो, फिर आप जो है लेट जाइए। तो ये क्या होता है कि इससे बहुत ज्यादा आराम मिलता है और आप इसमें जो है लेट सकते हो। और एक और चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि सिकाई जब भी कभी भी करें, कभी भी पेशेंट्स को आप कराएं, तो पेशेंट्स को हमेशा सिकाई इस पोजीशन में करानी चाहिए, लेकिन उस वक्त पिलो निकाल लेना चाहिए। ठीक है, पेट के बल लेट के फिर ऊपर से जो है सेक करना चाहिए। जब ऊपर से सेक करेंगे ना, तो एक तो क्या होता है, स्पाइन सीधी रहती है और इससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, मसल्स लूज होते हैं, है ना, तो बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। ठंडा या गर्म दोनों ही सेक इस पोजीशन में करने से
बेनिफिट मिलता है ये, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो मैंने आपको 3 पोजीशन जो है बताई अभी, एक पुरानी स्लाइड में कि आप पीठ के बल लेट करके पैरों को मोड़ें और पैरों में जो गैप है वो होना चाहिए कंधों जितना। देखिए, अगर आप इसमें ज्यादा देर तो आप बैठ नहीं पाओगे, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट 5 मिनट, तो बेस्ट ये रहता है कि आप पिलो रख के करें। पिलो रख के करोगे तो और ज्यादा इजीली जो है परफॉर्म कर पाओगे। ये पोजीशन बिल्कुल बेस्ट होती है। और तीसरी, पेट के नीचे आपको तकिया रखना है, लेकिन ये नेवल रीजन जो है बीच में आना चाहिए। अगर आपने ऊपर रखा नेवल के तो क्या होगा, ये थोरेसिक रीजन रिब्स पे जो है प्रेशर आता है। नीचे रखा तो पेल्विक रीजन ऊपर होके हल्का सा ऐसा कर्व आ जाएगा, स्लाइड जैसी बन जाएगी। इसीलिए नेवल रीजन और ये हाथ चिन के नीचे होने चाहिए। मैंने कल आपको बताया था लंबोसिक्रल बेल्ट। लंबोसिक्रल जो बेल्ट होता है वो कमर पे जो है बांधा जाता है ना। तो ये कब बांधना चाहिए? पहली चीज, इसको बांधने का सही समय ये होता है कि जब भी आप सीढ़ियां चढ़ रहे हो, उतर रहे हो, तब आप लंबोसिक्रल बेल्ट का यूज करो। दूसरी चीज, अगर आप वॉक करते हो तो वॉक करते में करो। चौथी चीज, जब आप टू व्हीलर चलाते हो तो मैंडेटरीली पहनो, क्योंकि क्या होता है कि जब भी हम टू व्हीलर से जाते हैं तो क्या होता है, उसमें दच के गड्ढे के हो या स्पीड ब्रेकर के कारण हो या कई बार एकदम से ब्रेक लगानी पड़े, तो किसी भी प्रकार का जर्क नहीं आता। इससे क्या होता है कि कमर जो है आपकी सीधी रहती है और जर्क नहीं आने देता है। और या आप कार चलाते हो तब जो है आप इसको वेयर करो। अब एक ने हमसे क्वेश्चन पूछा, सर हम तो दिन भर बेल्ट पहनते हैं, डॉक्टर ने बोला कि बेल्ट पहनो, हम दिन भर बेल्ट पहनते हैं, हमको तो पेन बढ़ गया। इसमें पेन बढ़ने का मेन कारण ये है कि इफ यू वियर द बेल्ट होल डे, अगर आप पूरे दिन अगर बेल्ट को पहनोगे तो क्या होता है कि बेल्ट ना टाइट होता है, क्योंकि आप इसको ये देख रहे हो ना, इलास्टिक, इससे आप खींच करके चिपका लेते हो। तो इससे क्या होता है कि अगर आप बेल्ट पूरे पूरे दिन पहनोगे तो पूरे पूरे दिन पहनने से ब्लड सर्कुलेशन रुकता है, तो जो पैरों में जो ब्लड जाना चाहिए वो पर्याप्त मात्रा में जा नहीं पाता, तो जिसके कारण पैरों में झुनझुनी टिंगलिंग फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस में होती आती है। ये जो लंबोसिक्रल बेल्ट है, इट इज अ सपोर्ट बेल्ट वाइल डूइंग दी एक्टिविटीज। आप इसको जब कोई एक्टिविटी कर रहे हो, चल रहे हो या कोई आप खड़े होके काम कर रहे हो तब आप इसको पहनिए, ट्रेवल कर रहे हो तब पहनो, अदरवाइज इसको पूरे दिन पहनने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको कल बताया था कॉलर बेल्ट। कॉलर बेल्ट बेसिकली होता है सर्वाइकल वाले पेशेंट्स के लिए, लेकिन ये बेल्ट कब पहनना चाहिए, कि कब पहनना चाहिए उससे पहले जरूरी ये है कि क्यों पहनते हैं इस बेल्ट को। इस बेल्ट को इसलिए पहना जाता है कि गर्दन ना तो आगे जाए ज्यादा, ना पीछे, ना ही साइड में मूवमेंट्स हो। नेक शुड बी स्ट्रेट, है ना। गर्दन को सीधा रखने के लिए जो है इसको पहनते हैं। अब ये कब पहनना चाहिए? इसको दिन भर पहनने की कोई जरूरत नहीं होती, है ना। और इसको पहनने से कभी भी कोई भी प्रॉब्लम ठीक नहीं होती। अगर आप इसको पहन के रहोगे तो गर्दन के मूवमेंट्स कम होंगे, मूवमेंट्स कम होंगे तो नेक में स्टिफनेस आएगी, नेक में स्टिफनेस आएगी तो शोल्डर्स में आएगी और शोल्डर ब्लेड्स के आसपास के मसल्स और थोरेसिक रीजन तक स्टिफनेस जो है स्प्रेड हो जाएगी। लेकिन इसको क्यों और कौन पहनते हैं, है ना। जब आपको, अगर आपका ऑक्यूपेशनल जॉब है आईटी का, है ना, जैसे मैं अभी क्लास ले रहा हूँ, है ना, तो ये मेरा क्या हुआ, कंप्यूटर रिलेटेड वर्क हो गया। तो अगर मुझे सर्वाइकल की दिक्कत है तो मैं इसको पहन के जो है क्लास लूँ, उसका बेनिफिट क्या होगा, मेरे को बार बार नीचे ना झुक के कोडिंग या टाइपिंग जो है नहीं करूंगा, करूंगा तो मेरी गर्दन सीधी ही रहेगी। तो उन पेशेंट्स के लिए बेनिफिशियल, है ना। या मोबाइल यूज कर रहे हो तो ड्यूरिंग एट द टाइम ऑफ यूसेज ऑफ द मोबाइल, लैपटॉप, तब आप इसको वियर करें, अदरवाइज पूरे दिन भर इसको नहीं पहनना चाहिए। लंबोसिक्रल बेल्ट और कॉलर बेल्ट इज ओनली जस्ट फॉर द सपोर्ट while doing your occupational job or doing some activity.
अब जब सीढ़ियां चढ़ते हैं तो आप सीधी स्पाइन के साथ चढ़िए। स्टेयर्स जो हैं आप उससे आप रेलिंग को पकड़ते हुए उतरिए, पकड़ते हुए चढ़िए। जब रेलिंग को पकड़ के आप चलोगे तो यू विल गेट अ सपोर्ट, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं जब भी हम रेलिंग पकड़ते हैं तो झुक जाते हैं ऐसे। सपोर्ट, स्पाइन सीधी रहनी चाहिए। अगर आप आगे झुक के सीढ़ी चढ़ोगे तो डेफिनेटली आपकी कमर बैंड होगी और आपको कमर में जो है पेन होगा। तो ये क्या होता है, ये प्रिकॉशंस हैं, ये आप बताया करो पेशेंट्स को, ठीक है। अब इसके बाद फोन कैसे यूज करें, है ना। पहले के टाइम तो क्या होता था कि कॉर्डलेस या आपके लैंडलाइन फोन होते थे तो जनरली ऐसे करते थे। तो उससे क्या होता है, या हम आजकल गाड़ी पे ऐसे करके फोन जो है चलाते हैं, तो उससे हमारी जो नेक के आसपास के मसल्स होते हैं और कर्व जो है वो डिस्टर्ब होता है। तो इसीलिए while using any phone, whether it is landline or whether it is a mobile, the neck should be straight। तो ये क्या है, ये हमारे पोस्चरल चीजें आ गई। तो ये चीजें आप बताओ, सर्वाइकल वालों को भी बताओ, लंबर वालों को भी बताओ कि फोन कैसे यूज करना है ना। अगर आपका शेयर मार्केट का काम है, आईटी का काम है, आप डॉक्टर हो, डेंटिस्ट हो, सीए हो, है ना, मोबाइल कैसे यूज करना है। आजकल हम जब रील देखते हैं तो कुछ देर में इस तरीके से हो जाएंगे। या अगर हम चैटिंग करेंगे, व्हाट्सएप हो, स्नैपचैट हो, या हम वीडियो एडिटिंग करते हैं तो ये पोजीशन रहती है। तो क्या हुआ, ये हम्प जैसा जो है निकलने लग जाता है, यहाँ से ये हम्प आ गया और ये आपका गर्दन आगे आ गई। तो गर्दन आगे गई तो क्या हुआ, जो शोल्डर, जो आपका सर का जो वेट है वो आपके बैक के मसल्स धीरे धीरे वीक होके लेना बंद कर देते हैं, तो आपकी नेक फॉरवर्ड नेक हो जाती है। तो ये क्या होता है, एक इनके राउंडेड शोल्डर और फॉरवर्ड नेक ऐसी हमेशा आईटी वालों के केस में जो है रहती है। तो इनको कैसी कुर्सी यूज करनी चाहिए और कैसे बैठना चाहिए, ये भी हमने जो है आगे इंक्लूड करा है। अब देखिए जनरली क्या होता है कि हम जब सोफे पे बैठते हैं तो ये हमारी पोजीशंस हैं, जनरली ऐसे ही बैठते हैं। ये बच्चे की बात नहीं कर रहे हैं, कि अगर कोई बड़ा भी हो, कोई लड़की हो, लड़का हो, जब टीवी देखते हैं तो सोफे पे ही धीरे से खाना शुरू करेंगे और ऐसे ही लेट जाएंगे। तो उससे क्या होता है कि रॉन्ग पोस्चर में बैठने से, है ना, हमारे जो कर्व्स जो हैं ये सीधे होना शुरू हो जाते हैं। ये, और ये कर्व्स जब सीधे होंगे ना तो क्या होता है, हमारी स्पाइन के पीछे, जैसे ये आप देख रहे हो इसमें, इसके पीछे ये फेसेट जॉइंट्स हैं, ये फेसेट जॉइंट ये यहाँ पे, है ना, मैंने आपको बताया था ये रे फेसेट जॉइंट। तो ये धीरे धीरे फेसेट जॉइंट्स टाइट होना शुरू हो जाते हैं। जैसे ये आप देख रहे हो, ये फेसेट जॉइंट्स स्लोली स्लोली विल बिकम अ स्टिफ। अब जब स्टिफ होंगे तो क्या होगा, आपको कड़कपन आना जो है शुरू हो जाता है, कड़कपन। इसीलिए कैसी सिटिंग पोस्चर होनी चाहिए कि स्क्रीन सामने हो, है ना, और जब हम बैठते हैं ना तो हमारा नेवल रीजन जो हमारी टेबल है उसके जस्ट सामने होना चाहिए। जब नेवल रीजन सामने होगा तो हमारी एल्बो, जैसे मैं यहाँ भी बैठा हूं ना, ये हल्का सा ऊंचा है, ठीक है, नेवल रीजन सामने होना चाहिए। और डेस्कटॉप जो है आपकी आंखों के सामने, डेस्कटॉप की हाइट जो है होनी चाहिए। एल्बो रेस्ट होना चाहिए, फुट रेस्ट होना चाहिए, और इसके पीछे एक कुशन होना चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं एर्गोनॉमिक्स फर्नीचर भी बोलते हैं, एर्गोनॉमिक्स चेयर भी बोलते हैं। तो बेसिकली बोलना मेरा बस ये है कि वाइल डूइंग द वर्किंग एक्टिविटी तो इन चीजों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैं आपको कहूंगा कि आप सीधे बैठ जाओ, है ना, तो आप सीधे बैठोगे ना, एक आध घंटा बैठने की कोशिश करोगे तो आपके बैक में जो है पेन आ जाएगा। सबसे बढ़िया तरीका, जैसे मैं अभी जमीन पे बैठ के जो है क्लास ले रहा हूँ, टेबल है, मैंने बस अपने नीचे एक पिलो रखा है। पिलो रखने से क्या हुआ, मेरा हल्का सा जो रीजन है सीधा है और मेरी स्पाइन जो है इरेक्ट हो गई। तो बस सिंपल आप ऐसे बैठ के भी क्लास लो, नहीं तो आप जो है ये एर्गोनॉमिक्स चेयर्स का जो है यूज करो। ये पीछे कुशन, एल्बो रेस्ट, ये आपकी रिस्ट रेस्ट, आंखों की सीध के सामने आपका सिस्टम होना चाहिए। लैपटॉप है तो आप जो है यहाँ पे आप ये इसका स्टैंड यूज कर सकते हो, यहाँ पे टेबल पे रखने का आता है ना। बाकी इससे आपके घुटने, नी जॉइंट किसी पे कोई जोड़ नहीं आता। तो इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कर्व्स को मेंटेन करना। आप देखो जो सर्वाइकल वाले जो पेशेंट्स होते हैं, मैं
आईटी वालों की बात करूंगा, क्योंकि आईटी में उनको 8 से 12 घंटे जो है काम करना पड़ता है। इनके शोल्डर्स राउंडेड हो जाते हैं और गर्दन आगे हो जाती है, और जब ये खड़े भी होते हैं ना तो हमेशा आगे की तरफ झुके हुए रहते हैं। तो क्या होता है कि ये कर्व है ना, ये बढ़ जाता है और ये वाला कर्व कम हो जाता है। तो इसीलिए ये नेचुरल कर्व्स का होना जरूरी है। हर किसी को मिले हैं तो उनका कुछ रोल भी है और इम्पोर्टेंस भी है। और साथ ही साथ ये फेसिड जॉइंट्स जो है स्टिफ हो जाते हैं। इसीलिए आप देखिएगा जो फॉरवर्ड नेक वाले जो पेशेंट्स होते हैं ना, इनको बोलो गर्दन पीछे लेके जाओ, बस इतनी सी जा रही है, इसके ज्यादा पीछे नहीं जा रही। क्यों? स्लोली स्लोली उनकी स्पाइन, उनका थोरेसिक रीजन, लंबर रीजन ऑल विल बिकम अ स्टिफ। तो इसको जब हम एक्सरसाइज करते हैं, आसन्स करते हैं, तो धीरे धीरे ये फ्री होना, रिलैक्स होना शुरू होते हैं। तो इसके लिए मैं आपको आगे बताऊंगा और कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करते हैं। तो ये आपको बता रहा हूँ कि सिटिंग पोस्चर आप कैसा बोले। जैसे घर में है तो आप उनको बोलो नॉर्मल जो कुर्सी की चेयर होती है ना, उसके बैठने से पहले उसके नीचे और पीछे तकिया लगा के आप बैठो, है ना। कुर्सी पे तकिया रखो, उस पे बैठो और उसके पीछे लगा के रखो। तो पीछे रखोगे तो क्या होता है, नीचे भी कुशन हो गया और पीछे भी कुशन हो गया, तो ऑटोमेटिकली आपकी स्पाइन जो है सीधी रहेगी, है ना। सोफे पे बैठते हो तो हार्ड सोफा हो ऐसा, और पीछे आप सपोर्ट लेके बैठा करो। तो पीछे आप सपोर्ट लेके बैठोगे तो क्या होगा, आपकी बैक को क्वेश्चन मिलेगा, और जब बैक को क्वेश्चन मिलता है तो ऑटोमेटिकली आपकी बैक जो है स्ट्रेट रहती है। तो इसीलिए आप आपके पेशेंट्स को ये प्रिकॉशनरी बताया करो। और जब आप टीवी देखते हो तो देखिए अब उसमें काम कर रहा है, तो काम करने के लिए सामने से देख के आप काम करो। इवन इफ यू वांट टू टॉक ना, जैसे मुझे क्लास लेनी है, मेरी 2 स्क्रीन लगी है ना, इधर मेरा आईपैड है, इधर मेरा मैकबुक है, तो मैं ऐसे करता हूँ तो ये इसमें देख लेता हूँ कि कितने ऑनलाइन है ना, कौन सी चीज पढ़ा रहा हूँ, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। और जब ऐसे करता हूँ तो मेरी क्लास, लेकिन मुझे सामने देख के ही लेना है। क्यों लेना है? ताकि मेरी नेक पे जो है स्ट्रेन नहीं आए। इसीलिए आप ये उनको सजेस्ट करो, जब भी आप घर में टीवी देखो, लैपटॉप का यूसेज करो, तो आप सामने से करो। इवन इफ यू वांट टू टॉक, तो आप सामने से टॉक करो। ऐसा नहीं कि गर्दन टेढ़ी करके करो, तो आप ज्यादा देर नहीं कर पाओगे, है ना। इसके बाद सोना कैसे चाहिए? सोना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ज्यादा मोटा तकिया अगर आप लगाओगे, है ना, अगर ज्यादा मोटा तकिया रहेगा तो क्या रहेगा, तो ये गर्दन ऊपर की तरफ चली जाएगी। ज्यादा पतला रहेगा तो क्या होगा, ये नीचे की तरफ चली जाएगी। तो इन दोनों ही केसेस में आपका जो कर्व है वो डिस्टर्ब होता है। इसीलिए आपकी स्पाइन सीधी रहनी चाहिए। तो या तो आप बेडशीट डबल, जो बेड की जो बेडशीट है उसको फोल्ड करके रखो, नहीं तो आप आपके हाथ को ऐसे फोल्ड करके जो है सो जाओ। ये भी एक बेनिफिशियल है। तीसरी चीज आपको इसमें ध्यान ये रखना है कि जब सोते हो तो गद्दे जो हैं, जैसे आप ये देखो गद्दा, है ना, ये जो हमारा मैट्रेसेस जो है, मैट्रेसेस ज्यादा स्पंजी होंगी तो क्या हुआ, लंबर अंदर चला गया, बाकी पोर्शन बाहर है। तो मैट्रेस ऐसी होनी चाहिए कि आपकी बिल्कुल बॉडी जो है स्ट्रेट रहे, है ना। आप पेट के बल मत लेट के पड़ो। पेट के बल लेटने से लंबर पे और सर्वाइकल पूरी स्पाइन पे जो है प्रेशर आता है। सबसे ज्यादा जो केसेस हमने कोविड टाइम में देखे थे वो ये थे कि बच्चे क्या करते थे, घर में ना पेट के बल लेट के क्लास अटेंड कर रहे हैं, या सॉफ्टवेयर इंजीनियर घर में जो है पेट के बल लेट के काम कर रहे हैं। तो उसमें होता है क्या कि थोड़ी देर तो अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि एल्बोस, शोल्डर्स पे सबसे ज्यादा स्ट्रेन आएगा, और धीरे से कमर पे प्रेशर आना जो है शुरू होता है। तो इसीलिए इस पोजीशन में पढ़ना और काम करना दोनों ही जो है नुकसान देता है। तो पेशेंट्स को आप बोलो कि भैया आप पेट के बल लेट के जो है कोई एक्टिविटी मत करना, ठीक है। लेटना है तो आप घुटने के नीचे कोई पिलो रख के आप लेट जाओ, है ना। और सबसे पुअर पोजीशन जो होती है ना सोने की, है ना, जब हम खड़े रह के या बैठ के ज्यादा काम करते हैं तो होता क्या है कि जब बिस्तर पे जाते हैं तो आपने देखा होगा पेट के बल लेट के कुछ इस पोजीशन में जो है लेटते हैं, और एक पैर घुटने से मोड़ के हम आगे की तरफ ले आते हैं। ये पोजीशन सबसे ज्यादा नुकसान करती है। तो उनको आप बोलो कि अगर आपको लेटना ही है ना पेट के बल लेट के, तो आप एक पिलो के ऊपर घुटना रख के जो है लेट जाओ। तो ये क्या है कि ये एक बेनिफिट मिल गया, ठीक है। इसमें अगर आप देखो सिंपल सी पोजीशन है, तो इन पोजीशंस को आप बताओगे और इनको अगर प्रिकॉशनरी तौर पे अगर फॉलो करेंगे तो इनसे भी बेनिफिट मिलता है।
अब फोन कैसे यूज करना है, फोन को देखो अगर आप नीचे ज्यादा रख के यूज करोगे तो आपका आगे गर्दन जाएगी और ये मसल्स वीक हो जाते हैं। इसीलिए आप सामने ऐसे फोन एक हाथ से एल्बो को पकड़ो, जैसे ये एक हाथ से एल्बो पकड़िए फिर एक हाथ से फोन चलाओ, तो इससे क्या है कि आपकी गर्दन जो है आगे नहीं जाएगी। तो ये प्रिकॉशंस का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सेम ये जो रील्स और देखिए गर्दन का दर्द 99% ये मोबाइल के कारण होता है, इसीलिए हम इसको मोबाइल फोन पेन भी बोलते हैं। ये आप इसमें देखो, ये आपका बिल्कुल 90 डिग्री पे है, फिर ये आपकी डिग्री जो है बढ़ती चलेगी। लो, जितनी डिग्री बढ़ेगी उतना पेन जो है ट्रिगर होगा। अब सिटिंग पोस्चर कैसी होनी चाहिए लिखते समय, जब आप लिखते हो तो आपको, कई लोग ऐसे करके लिखते हैं, यूं ऐसे करके लिखोगे तो क्या होता है कि आपकी स्पाइन जो है सीधी नहीं रहती। तो इसके लिए जरूरी है कि आप सीधे रहें एक स्ट्रेट लाइन में। आप क्वेश्चन को से टिक करके आप चेयर पे आप प्रॉपर लिखो, और क्या होता है कि जब आप प्रॉपर लिखते हो ना तो आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर सुपरमार्केट भी जाते हैं तो सुपरमार्केट जाते हैं तो ये हमें कोई चीज अगर उठाते हैं तो किस तरीके से बैंड होना है ये आप देखिए, है ना, एकदम से आगे नहीं होना। तो ये जरूरी है कि ये राइट पोजीशन है, तो किस तरीके से आप बैंड होके आप उठाएंगे चीजें तो दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब जैसे हमें कोई चीज लिफ्ट करनी है, लिफ्ट करने के लिए आपने कभी वजन उठाया नहीं और सडनली आप हैवी वेट उठाते हो आगे झुक के, तो कमर में स्ट्रेन आने का चांस है। तो इसीलिए आप बैठ के आप इजीली सीधा उसको जो है आप लिफ्ट करें। वाइल ड्राइविंग, ड्राइविंग के समय कई लोगों को आदत होती है कि सीट पीछे बिल्कुल लिटा देते हैं, या उसको जो है आप बिल्कुल आगे होके गाड़ी चलाते हैं, तो दोनों ही पोस्चर्स बहुत ज्यादा गलत है। उनको आप बोलो कि आप जब गाड़ी में बैठते हो, भले ही आप सीटिंग ड्राइव पे नहीं हो, साइड में बैठे हो, तो उसमें आप ध्यान ये रखो कि आप उसको 90 डिग्री पे सीट को रखो, हल्का सा पीछे रखो, हल्का सा, मतलब 90 है तो आप उसको जो है 100 डिग्री कर लो, 100 डिग्री पे रखो, और एक क्वेश्चन जो है आप पीछे रख करके बैठे। तो ये सबसे अच्छी पोजीशन होती है कार में बैठने की। या आप क्वेश्चन रख के जो है पीछे बैठो, तो ये बहुत ज्यादा बेनिफिट देता है। तो ये क्या है कि छोटी छोटी चीजें जब अगर अगर हम पेशेंट को बताते हैं ना तो पेशेंट को आराम मिलता बहुत ज्यादा है। अब जैसे कार जब हम चलाते हैं तो हैंड की पोजीशन क्या है, कई लोग ऐसे करके आगे से पकड़ते हैं, कई लोग इजीली पकड़ते हैं। अगर आप ऐसे करोगे तो क्या होता है, आपकी एल्बोज भी रोटेट हो रही है, शोल्डर्स भी रोटेट हो रहे हैं। ऐसे हो तो क्या एल्बोज भी रेस्ट मोड में है और शोल्डर्स भी रेस्ट मोड में है। तो ये छोटी सी चीजें बहुत बेनिफिशियल है। इसमें आप बैठे हो, बैक स्ट्रेट है तो आगे नहीं झुकना है, या ज्यादा पीछे नहीं करनी है सीट को, ज्यादा पीछे। अब क्या होता है कि मैं आपको सही बता रहा हूँ, जो यंग जनरेशन जो हैं, यंग जनरेशन की अगर मैं बात करूं आपको, कि यंग जनरेशन में जो हमारे आजकल जो बच्चे हैं ना, वो क्या करते हैं कि गाड़ी में बिल्कुल इतनी सीट पीछे करके गाड़ी चलाते हैं, मतलब हमें कंफर्ट चाहिए, और उसमें फिर उनको जो है दिक्कत होती है। तो इसीलिए जितना आप उसको सीट को पीछे करके चलाओगे, सॉरी सीधा करके चलाओगे, उतना बेनिफिशियल है। अब देखिए लोअर बैक में अगर पेन हो तो आपको ब्रश कैसे करना चाहिए, कि जब हम ब्रश करके कुल्ली करते हैं ना, तो क्या होता है कि वो कई बार आगे झुकने में ही कमर में जो है पेन ट्रिगर हो जाता है। एक हमारे यहाँ एक मिसेस अरोरा जो है आते थे, तो वो बोलते थे कि सर हमको पेन जब हम ब्रश करते हैं ना तभी भी जो है पेन आता है। क्या होता है कि जैसे हम कुल्ला करने के लिए आगे झुकते हैं ना तो एकदम से शूटिंग पेन हो जाता है ना। तो इसीलिए जरूरी है कि आप एक ग्लास यूज करें, और वॉल सपोर्ट आप ले सकते हो, है ना, या फुट रेस्ट एक आप यूज कर सकते हो। तो ये जो पोजीशंस हैं ये पोजीशंस होती हैं जिससे कि पेन ट्रिगर नहीं होता। इससे क्या होता है, आपकी बैक पे किसी भी तरह का प्रेशर नहीं है, किसी भी तरह का खर्व नहीं आता। तो ये क्या है, छोटी छोटी चीजें आप बताओगे बेनिफिशियल है। आप पेशेंट्स को बोलो एसी और कूलर जो है अवॉइड करना चाहिए। कोई बताएगा एसी कूलर क्यों अवॉइड करना चाहिए? एसी कूलर क्यों अवॉइड करना चाहिए? ड्राइनेस की वजह एनीवन? से इन्फ्लेमेशन हो सकती है और पेन एग्रीवेट हो सकता है। देखिए मैं बताता हूँ उसका मेन कारण क्या है। जब हम एसी और कूलर, है ना, जब हम चलाते हैं तो मेनली होता है क्या है कि पहली चीज ये होती है
कि एग्जाम्पल आप समझिएगा, जब आप बाहर से अंदर आते हो और आकर के आप फास्ट मोड में चलाते हो या रात को सोते में चलाते हो, तो एसी से मेन चीज ये होती है कि जब हम सो जाते हैं ना, तो धीरे धीरे जो ब्लड है हमारे मेजर ऑर्गन्स के पास रहता है, जैसे हार्ट है, लीवर है, किडनी है, और क्या होता है, मसल्स श्रिंक होते हैं, श्रिंक होके टाइट होते हैं, और मसल्स में कम रहता है ब्लड, तो जिसके कारण जो है मसल एक धीरे धीरे होना शुरू होता है। तो लोगों को एसी में सोने से दिक्कत क्या होती है कि कभी हल्का हल्का पेन होता है, कभी ऑन एंड ऑफ होता है, फिर धीरे धीरे होना शुरू होता है, फिर बाद में महीने 2 महीने बाद ऐसा लगता है कि यार अब एसी में सोता हूँ ना तो मुझे पेन होता है ना। तो इसमें ऐसा कर सकते हैं कि जब आप एसी में सोते हो तो जेट कूलिंग ना करते हुए, 18-19 वाली कूलिंग ना करते हुए, आप कमरे को ठंडा कर लीजिए आपके सोने से पहले, फिर आप फैन चालू करके जो है सो सकते हो, है ना। और दूसरा मेजर रीजन ये रहता है एसी में और कूलर्स में, ये वाटर को एब्जॉर्व करती है ना। आप इसका टेस्ट करके आप देख सकते हो कि आप एक पानी का बाउल आप कमरे में रख के सोना और आप एसी चला के सोना, देखोगे कि जो बाउल है ना उसमें से कुछ क्वांटिटी जो है कम हो जाएगी। तो ये क्या करता है, वाटर एब्जॉर्ब करने का भी जो है काम करता है। तो इसीलिए जिन लोगों को कमर में दर्द हो, घुटने में दर्द हो, जॉइंट्स में पेन हो, उनको एसी और कूलर कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए। वो नॉर्मल पंखे वगैरह में सोएं, वो उनके लिए बेनिफिशियल और ठीक रहता है। ठीक है। तो ये कई बार पेशेंट्स को आप बोल दिया करो, अब वो बोले सर गर्मी के दिन है अब हम क्या करें, तो उसके लिए सबसे बेस्ट है आप आधे घंटे एसी चला लो पहले, फिर उसके बाद आप पंखा चला के सोओगे तो रूम जो है ठंडा ही रहता है। कोल्ड पैक एंड हॉट पैक, ये सबसे बड़ी मिथ रहती है कि कब हम व्हाट टू यूज एंड व्हेन टू यूज, कब हम ठंडा सिकाई करें, कब हम गर्म सिकाई करें। तो जब एक्यूट इंजरी होती है ना, 7 दिन 14 दिन वाली जो इंजरीज जो होती हैं, है ना, तो रिसेंट इंजरीज जो है ना, रिसेंट इंजरीज में ये नहीं कहूंगा कि अगर कोई गिर गया है, पैर ट्विस्ट हो गया है और सूजन आ गई है, उस कंडीशंस में नहीं, नॉर्मल बैक पेन वगैरह हो रहा है, नेक पेन आ रहा है, कोई स्ट्रेन आ रहा है, या मसल स्पाज्म हो गया है ना, मसल पुल आउट होके ब्रेक डाउन हो गए हैं, है ना, या कोई स्ट्रेन आ रहा है, तो इनिशियल जो लेवल्स जो होते हैं गर्म, गर्म करने से क्या किस कॉन्सेप्ट पे काम करता है, जैसे गर्मी के दिन है, गर्मी के दिन में आप बिजली के खंभे आप देखोगे, है ना, तो उसपे जो तार है वो लटक जाती है, ठंड के दिन में वही तार जो है टाइट हो जाती है। तो जब हम गर्म सिकाई करते हैं तो ये मसल्स को रिलैक्स करता है ना, टिश्यूज को रिलैक्स करता है, और वहां ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। ठीक है। तो ये एक्यूट इंजरीज जो है, रिसेंट इंजरीज जो है, उसमें ये बहुत बेनिफिशियल है। किसी तरह का मसल स्ट्रेन आ गया हो, मसल स्पाज्म हो गया हो, लिगामेंटल स्प्रेन आ रहा है, जैसे आप दौड़ रहे हो, सडन ट्विस्टिंग हो गई है घुटने में, तो उस दौरान जो है आप गर्म सिकाई भी आप कर सकते हो, ठंडी सिकाई भी कर सकते हो। बैक पेन है या मसल टाइट लग रहे हैं, है ना, तो उन कंडीशंस में ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल। तो ये क्या करता है कि इंस्टेंट आराम देता है, गर्म फर्मेंटेशन। वही अगर हम ठंडी सिकाई की अगर हम बात करें, जैसे लॉन्ग स्टैंडिंग आपने करी, घुटने में सूजन आ गई, है ना, या ओवर यूज करें, अगर आप एथलीट हो, है ना, एथलीट क्या करते हैं, उनकी रनिंग बहुत ज्यादा हो रही है, लॉन्ग जंप है, स्प्रिंट अगर दौड़ते हैं, तो उनको ठंडी सिकाई जो है रिकमेंड की जाती है। तो उससे क्या रहता है कि वहां के मसल्स रिलैक्स रहें। ये उनको जो क्या होता है कि जब रनिंग करते हैं, ओवर यूज करते हैं, तो उन कंडीशंस में क्या होता है कि उनके जो मसल्स है ना वो इन्फ्लेम्ड रहते हैं, तो उनको रिलैक्स करने के लिए, टेंडन क्या होते हैं, मसल टू बोन को जोड़ना, तो उनको भी रिलैक्स करते हैं। या क्रॉनिक इंजरीज में अगर हम कहें घुटने की दिक्कत है, घुटने में सूजन आ रही है, तो ये ठंडी सिकाई बहुत फायदा करती है। स्पोर्ट्स इंजरी की जो फेजेस जो होते हैं, है ना, तो उसमें आइसिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है। हील्ड इंजरी जैसे धीरे धीरे हील होती जा रही है, उसमें रिहेबिलिटेशन स्टेज रहती है, जैसे रिहेबिलिटेशन स्टेज में हम बोलते हैं राइस, RICE, है ना। तो आर का मतलब होता है रेस्ट, आई का मतलब होता है इंक्लाइन,
C का मतलब होता है कोल्ड फर्मेंटेशन, E का मतलब होता है एक्सरसाइज। ठीक है, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है ना, सूजन वगैरह है, तो वो सब कोल्ड फर्मेंटेशन से जो है फायदा करती है। और एक और चीज, किसी किसी को इनका कॉम्बिनेशन जो है बहुत ज्यादा फायदा करता है। कॉम्बिनेशन का मतलब ये है, ठंडा से कराया उन्हें और उसके 15-20 मिनट बाद गर्म से करा, तो क्या होता है, इन दोनों के कॉम्बिनेटिव सिकाई जो है किसी किसी को बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहती है। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें जो है आपको याद रखना है, किसी किसी की शरीर की तासीर के अकॉर्डिंग भी हमें सिकाई करवानी पड़ती है। तासीर का यहाँ पे मतलब ये है, किसी किसी को जो है ठंडा सेक सूट नहीं होता, तो उनको गर्म ही करवाना पड़ता है। किसी को गर्म सूट नहीं होता, उनको ठंडा ही कराना पड़ता है। लेकिन बस आप ये याद रखिए, जब भी आपकी कोई एक्सीडेंटल इंजरी होती है, पैर ट्विस्ट होता है, मसल ब्रेकडाउन होता है, उन कंडीशंस में जो पहली फर्मेंटेशन वाली कंडीशन जो होती है ना, तो उसमें कोल्ड ही करवाया जाता है। कोल्ड से इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग सबसे जल्दी रिड्यूस होती है। ठीक है, इसके बाद मैं आज माधुरी जी आपके टॉपिक पे ही आ रहा हूँ। जैसे क्या होता है कि जब नेक में जब भी पेन होगा, तो आप मान के चलें, ये जो हमारे ट्रेपेजियस मसल्स जो होते हैं, जो लार्ज मसल है जो बैक वाले पोस्चर को कवर करते हैं, लेवेटर स्कैपुला मसल्स जो होते हैं, रोम्बॉइड जो मसल्स जो होते हैं, मतलब ये जो रीजन है आप देख रहे हो एक डायमंड शेप में, ये जो रीजन है ना, इस रीजन की मसल्स जो है सबसे ज्यादा वीक होते हैं। इसीलिए आपने ये देखा होगा कि जिनको सर्वाइकल की दिक्कत होती है ना, तो धीरे धीरे शोल्डर्स उनके मूवमेंट्स कम होना शुरू होते हैं, हाथों की रेंज ऊपर नीचे जाना जो है धीरे धीरे कम होती है, धीरे धीरे अनइवन शोल्डर्स उठाना शुरू करते हैं, गर्दन पीछे जाना शुरू होगी, या उनके थोड़े से रीजन तक स्प्रेड हो जाता है ना। अब ये जब प्रॉब्लम जब अराइज होती है ना, तो कौन सी प्रैक्टिसेस करें, इसमें कल आपका वो जो क्वेश्चन था ना, जब हम सो के उठते हैं तो हम कौन सी एक्सरसाइज करें, तो मैं आज अब वही टॉपिक जो है इसमें जो है कवर करने वाला हूँ। यस सर। ठीक है, अब इसमें व्हाट टू डू अर्ली मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग में क्या करें। सबसे पहली चीज, आप जो है सो के उठे, तो ये कुछ एक्सरसाइज है, 5 6 7 8 एक्सरसाइज, अगर आप इनके सेट्स के साथ करें, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जब भी आप ये एक्सरसाइज करें, तो फास्ट मूवमेंट्स के साथ ना करते हुए स्लो मूवमेंट्स के साथ इन एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करें, जिससे कि बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा मिलता है। क्या होता है कि जब हम फास्ट मूवमेंट्स करेंगे ना, तो उन फास्ट मूवमेंट्स के हमें कोई बेनिफिट्स जो है नहीं मिलते। बेनिफिट्स तब मिलेंगे जब आप स्लो मूवमेंट्स करें, और रिपीटेशन 10 से 12 रिपीटेशन आप करोगे, दैट विल बी द सफिशिएंट। पहली एक्सरसाइज जो करनी चाहिए कि नमस्कार मुद्रा बनाओ, जिसमें आपके हाथों की उंगलियां, अंगूठे और कोहनियां जो है मिली रहे। ठीक है, और इनहेल करते हुए आप जो है ये हाथों को खोलिए, धीरे धीरे आपको जो है खोलना है, जैसा आप वीडियो में देख रहे हो। तो इसमें जब आप खोलते हैं ना, तो ध्यान ये रखना है कि एल्बोस को ज्यादा से ज्यादा पीछे लेके जाओ। जब हम ये एल्बोस को पीछे लेके जाते हैं ना, अब भले आप बैठे बैठे करके देखो कि, तो ये हमारे स्कैपुला वाला रीजन है, वहां दबाव आता है, और जब वापस आते हो तो खिंचाव आता है, जब आप कोहनी और हाथों की उंगलियां जो है मिलाओगे। तो इसके 10 से 12 या 15 रिपीटेशन विल बी द सफिशिएंट। तो ये जो है बहुत बेनिफिट देती है एक्सरसाइज। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज को आप जो है रेगुलरली आपके रूटीन में जो है लेके आओ, तो ये एक्सरसाइज बेनिफिशियल रहेगी शोल्डर्स के लिए, एल्बोस के लिए, और ये सराउंडिंग मसल्स, रिब केज, साथ में स्कैपुला के सराउंडिंग मसल्स में इफेक्टिव है। दूसरी एक्सरसाइज जो है, इसने ये गलत परफॉर्म करा है, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे परफॉर्म करना है ना। इसमें जब आप करो ना, तो इम्पोर्टेंट ये है, एक मिनट थोड़ा सा, कि हाथ जब आप लेके जाओगे, एक ही हाथ को आप देखो जरा, क्योंकि मेरे इधर थोड़ी जगह कम है ना, ये जैसे, ये हाथ इसके ना ऐसे आ रहे हैं, ऐसे ऐसे नहीं लेके आना है, ये हाथ सीधे आने चाहिए। और जब आप इसे करके देखोगे, तो जैसे ही आप हाथ ऊपर लेके जाओगे और नीचे लेके आओगे, तो ये स्कैपुला रीजन है, देखो कितना दबाव आता है, एंड यू फील गुड।
आप करके देखो भले अभी, हाथों को ऊपर लेके जाओ, देन आप जब ये हाथों को एल्बो से बेंड करते हुए लेके आओगे तो क्या होगा, ये आपके स्कैपुला के आसपास के जो मसल्स जो होते हैं उन मसल्स को फ्लेक्सिबल करता है, और ये स्टिफनेस जो है हमारे थोरेसिक रीजन में, है ना, सर्वाइकल रीजन में, वो स्टिफनेस जो है रिमूव होती है। इसके कम से कम आप 12 से 15 रिपीटेशंस करो, है ना। बैक पेन वालों के लिए, सॉरी, सर्वाइकल पेन वालों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनका स्कैपुला वाला जो रीजन है, सराउंडिंग मसल्स हैं वो फ्लेक्सिबल रहे। कमर वाले लोग जिनको कमर में दिक्कत होती है ना, उनको जरूरी है बटक वाले रीजन और पेल्विक रीजन के मसल्स फ्लेक्सिबल रहे और स्ट्रेंथ रहे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कि दोनों हाथों को पीछे लेके जाओ, फिंगर्स को इंटरलॉक करो। अब ये हाथों को ऊपर लेके जाओ इंटरलॉक करने के बाद, इसमें आपकी स्पाइन सीधी, गर्दन सीधी। तो इन पोजीशन से ये शोल्डर बैक जब आप लेके जा रहे हो तो देखो पूरे स्कैपुला वाले रीजन पे इंपैक्ट आ रहा है, इससे आपके शोल्डर, बैक में स्कैपुला, इसमें आपकी एल्बोज, रिस्ट, सभी रीजन्स जो हैं डेवलप हो रहे हैं। तो क्या है कि इन एक्सरसाइजेस को आप डेली रूटीन में लेके आओ और आप देखो कि धीरे धीरे आपके शोल्डर में पेन होना, आपको रेडिएटिंग पेन होना, ये धीरे धीरे बिल्कुल बंद हो जाएगा। मॉर्निंग में जो उठ के जो पेन हो रहा है ना, इन एक्सरसाइजेस को करने के कारण धीरे धीरे वो जड़ से खत्म हो जाएंगी। लेकिन रोज करोगे तो, एक दिन करोगे तो एक दिन करने से क्या होगा कि अगले दिन स्ट्रेन आ जाएगा। व्हेन यू डू रेगुलरली तो धीरे धीरे आपकी बॉडी जो है हैबिचुअल होना शुरू होती है, स्टिफनेस रिमूव होना शुरू होती है और फ्लेक्सिबिलिटी आना शुरू होती है, वीक मसल्स डेवलप होना शुरू होते हैं, स्टिफ मसल्स लूज होना शुरू होते हैं। देखिए इनकी रिपीटेशन ज्यादा नहीं है, आप 12 से 15 रिपीटेशन करिए। लेकिन देखिए करने का तरीका ये है कि आप बैठो, चौकड़ी मार के बैठो, जरूरी नहीं है कि आप पद्मासन में बैठो, वज्रासन में बैठो, नॉर्मल चौकड़ी मार के। अगर आपको दिक्कत लग रही है तो एक पिलो रख लो, उसके नीचे पिलो रख के बैठो। पिलो रख के बैठोगे तो आपकी स्पाइन अपने आप इरेक्ट हो जाएगी, सीधी हो जाएगी, ठीक है। एक मिनट जरा, इसमें कुछ और स्लाइड्स और डाली थी। तो कुछ स्लाइड्स और डालता हूँ ताकि आपको ये बताऊं, ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा। देखिए अब इसमें देखिए कि आप जो है सीधे बैठ के या खड़े होके भी एक एक हाथ को ऊपर ले सकते हो, ये नीचे, तो ये भी बेनिफिशियल जो है रहता है, ठीक है। फिर दूसरे हाथ से जो है आप इसको लेके जाओ, कि दूसरे हाथ से भी लेके जाओ। तो क्या होता है, कई लोगों को दोनों हाथों से दिक्कत आती है, तो इनिशियली वो क्या कर सकते हैं कि एक एक हाथ से लेके जाना शुरू करें, फिर उसको ये ऑल्टरनेट हैंड्स को जो है लेके जाना शुरू करें, और चौथा जो है दोनों हाथों को एक साथ लेके आओ और लेके जाओ। तो ये जो एक्सरसाइज है बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। तो इन प्रैक्टिसेस को करने से आपको अपर बैक रीजन में प्रॉब्लम जो है जड़ से खत्म होती है ना। ये तो देखिए ये वो है कि कैसे आप स्ट्रेंथन कर सकते हो आपके नेक, शोल्डर और स्कैपुला वाले रीजन को। लेकिन प्रॉब्लम तभी ठीक होगी जब आपको मैंने जो कल सीक्वेंस बताया था उस सीक्वेंस को भी करो, साथ में एडिशनल ये वाली एक्सरसाइजेस सर्वाइकल वाले पेशेंट्स के लिए ऐड करो, तो ये बहुत ही ज्यादा
बेनिफिशियल है और इससे जो है उनकी रिकवरी जो है बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है। ठीक है, अब आप पूछो आपको क्या पूछना है। ये था मेरा आज का सेशन, तो मैं आपको और एक्सप्लेन कर देता हूँ। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछिए। से इसके साथ साथ अगर कुछ ऑयलिंग वगैरह कर सकते, क्योंकि वैसे भी हम लोग हॉट फर्मेंटेशन कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो कुछ ऑयल लगाने की जरूरत है उसमें? देखिए, इसमें ऑयल लगाने का मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि देखिए, उसको लगा के आप जो है ऑयल मत लगाओ। ऑयल इन द सेंस कि आप जो है इसमें ऑयलमेंट में वॉलिनी है, डीएफओ जेल है, इनको आप यूज करते हो ना, तो एक तो आप ये देखना कि स्किन सेंसिटिव तो नहीं है। कई लोगों की इतनी सेंसिटिव स्किन होती है कि जैसे ही वो ये ऑयलमेंट लगाते हैं ना, तो ऑयलमेंट लगाते ही उनके स्किन में रेशे हो जाते हैं। पहला ध्यान ये रखना है। दूसरी चीज ये रखनी है कि सिकाई करने के बाद आप ऑयलमेंट लगाओ। क्या होता है कि लगा के सिकाई करोगे तो क्या होता है कि वो कई बार स्किन में रेशे और जल जाती है। तो आप लगा के, सॉरी, पहले आप सिकाई करो, सिकाई करने के बाद आप ऑयलमेंट लगाओ। तो क्या होगा, वो जगह वार्म रहेगी ना, तो उस ऑयलमेंट को मसल्स एब्जॉर्ब इजीली कर पाते हैं। ठीक है, यस, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन किसी को? तो देखिए, मैं ये आज का सेशन अपलोड करूंगा, कल हम नया टॉपिक जो है पढ़ेंगे। ठीक है, और थोड़ा अटेंडेंस का आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, ओके, बाय। Thank you so